सो वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। माय नेम इज संजीव पांडे और आज से हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। हालांकि कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, बट सही बात है कि खाली मेंस एग्जामिनेशन का पार्ट है और इट हैज़ टू बी ट्रीटेड लाइक दैट ओनली। इसका क्लियर से मतलब है कि जब वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे तो हम इस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे। ठीक है, आइए पहले हम जैसे कि हम शुरू करते हैं, हमारा जब भी कोई काम शुरू करते हैं हम एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड हिस्ट्री? वर्ल्ड हमारा काफ़ी बड़ा है, इंडिया है, यू कैन सी वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे हमारे पर ये पूरा यूरोपियन रीजन है, ये हमारा रशिया है, ये हमारा एशिया है पूरा, दिस इज़ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। ठीक है, आपको तमाम तरह की चीज़ें हैं इस मैप पे। अगर आप देखें तो आपको बहुत सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट द पॉइंट इज़ दिस कि क्या वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब हमें हर देश की हिस्ट्री पढ़नी है, हर रीजन की हिस्ट्री पढ़नी है, और पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है? कौन बताएगा ये सब बातें आपको? ये सब चीज़ें आपको बताएगा आपका सिलेबस। ठीक है, अगर मैं रफली अगर बात करूँ कहाँ कहाँ की हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमें बेसिकली मिडेबल हिस्ट्री से बात की चीज़ें पढ़नी है। उसमें भी हम यूरोप, अमेरिका और एशिया को हम डोमिनेट कराएंगे इसके अंदर। अफ्रीका का भी हम इसको डोमिनेट करेंगे, अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू से रहा भी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इवेंट फ्रॉम एंड द इफेक्ट ऑन सोसाइटी सिंस द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के जो इवेंट्स हुए हैं, 18th सेंचुरी कब से कब तक होगी? 18th सेंचुरी अभी कौन सी चल रही है? 21st कहाँ से कहाँ तक है? 2000 से 2099 तक। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हम कल रात को 12 बजे तक जो भी वर्ल्ड में घटित हुआ है सारे इवेंट्स को हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। रफली हम इसको ना करते हुए हम इसको 1950 तक रखते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे ले जाएंगे 1990 तक, जहाँ पर हम देखते हैं कोल्ड वॉर खत्म होता है। करेक्ट है। वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बात करेंगे। कितनी वर्ल्ड वॉर्स हुई हमारे वर्ल्ड में? 18th सेंचुरी 2022 तक। नहीं, मैं 18th सेंचुरी से लेके अभी तक का मैंने बात कर रही हूँ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर्स कहाँ कब तक हुई हमारी? 1 और 2। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बेसिकली यूरोप, मिडिवल यूरोप मतलब मॉडर्न यूरोप। कॉलोनाइजेशन के कब हुआ? बेसिकली यही 17th-18th सेंचुरी। ठीक है, 16th, 17th, 18th सेंचुरी हर जगह कॉलोनाइजेशन धीरे धीरे शुरू हुआ, बाद में इंटेंसिफाई हुआ। देन आफ्टर रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। नेशनल बाउंड्री कब रिड्रॉल हुई? या तो जब वो कॉलोनाइज हुई, या जब वो डीकॉलोनाइज हुई, या जब वो मर्ज हुई, या जब वो स्प्लिट हुई। रिड्रॉल हुई, डीकॉलोनाइजेशन अगेन ए प्रोसेस है 1946 के बाद बहुत इंटेंसिफाई तरीके से शुरू होता है। एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये सारी चीज़ें मिला के जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बनता है। रफली अगर मैं बोलूँ तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस क्या था, इसके अंदर हमें सारी रेवोल्यूशंस पढ़नी है। दैट इंक्लूड रशियन, फ्रेंच और अपनी चाइनीज़ हम पढ़ सकते हैं। हमारी अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये चारों पांचों चीज़ इसके अंदर पढ़ सकते हैं। हमें वर्ल्ड वॉर्स पढ़नी है, हमें ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पढ़ना है, हमें कोल्ड वॉर पढ़ना है, हमें अफ्रीका अपार्टहीड पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग द सोशलिज्म की जो भावना चली थी, रशिया, चाइना, इनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मिला के हमारी हिस्ट्री बनती है। अब देखते हैं कि इसका इंटरफेरेंस हमारे पेपर में कितना रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ 2013 में कितने सवाल आपसे पूछे गए, तो 2013 में आपसे 10 मार्क्स के 3 सवाल आपसे पूछे गए। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आप पेपर में आपसे पूछा गया, और इस समय जो है 10 मार्क्स इक्वल टू 200 वर्ड्स है, मतलब पर मार्क इक्वल टू 20 वर्ड्स की यहाँ पर लिमिट आपको दी हुई थी। तो क्वेश्चंस कहाँ से आए? अफ्रीका was chopped into state artificially created by accident of the European competition। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अफ्रीका को जो है जो स्टेट्स को ना आर्टिफिशियली तोड़ दिया गया था, चॉप ऑफ कर दिया गया था, और ये किस लिए हुआ था? क्योंकि ये यूरोपियन कंपटीशन का एक पार्ट था। क्या हम इसे एनालाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दैट इज द क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। अमेरिकन रिवोल्यूशन वॉज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट द मर्केंटिज्म। यस, डेफिनेटली। आप इसको सब्सटेंशिएट करना है, आप इसको प्रूफ कीजिए, इसको डिसअप्रूव कीजिए, ये आपकी खुद की मानसिकता रहेगी। मेरे हिसाब से यस है इसके अंदर आंसर। व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को रोकने के लिए कौन कौन सी जो टेक्निक्स है, कौन कौन तरीके यूज़ किए गए थे? इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत लंबा चला गया था, 1929 से 1933 तक चला गया था। तो ये 3 चीज़ें हमसे पूछेंगे। अगर हम देखा जाए रफली कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? अफ्रीका, अमेरिका एंड अमेरिका। करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, प्रीवियस क्वेश्चन में 2014 की बात करते हैं। यहाँ भी आपसे जो है 30 नंबर के सवाल पूछे गए। सो व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया की मानसिकता को लेते हुए प्लस अभी के लेकर दोनों को क्लब करके जो पूछी गई है, इस तरह की मानसिकता है ये।
हो सकता है क्वेश्चन जस्टिफाई हो सकता है, आराम से हो सकता है। बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे सोशलिज्म के थॉट्स हैं, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय को पढ़ा, भगत सिंह ने टॉल्स्टॉय को पढ़ा, हमारे जितने भी जो लीडर्स थे कलकत्ता से, उन्होंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, तब जाके मानसिकता इंडिया के अंदर फ्लो इन होना शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट फॉर द इवेंट दैट लेड टू स्यूज क्राइसिस 1953। स्यूज क्राइसिस क्या है? यस, स्यूज कैनाल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बेसिकली ये वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग रूट है और बहुत नैरो वे है। पीछे भी हम लोगों ने 2020 के एंड में देखा था कि यहाँ पे एक शिप फंस गया था, इसकी वजह से काफ़ी सारी जो हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी और काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे इसे निकालने में। तो ये स्यूज कैनाल क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन, ये रशिया से पूछ लिया गया। सोशलिज्म, बेसिकली लेनिन अगर पूछ रहे तो सोशलिज्म की बात, समाजवाद की बात करी जा रही है इसके अंदर। क्लियर है? नाउ मूविंग अहेड, 2015 में आपसे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। Why did industrial revolution occur first in England? Discuss the quality of life of the people during the revolution. How does it compare with that in the India's present time? पूछा गया कि भैया पहले रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुई। जब हम रेवोल्यूशन पढ़ेंगे इस बारे में तो समझ में आएगा इंग्लैंड में क्यों हुई। दूसरी बात ये पूछ रहा है, सवाल का दूसरा हिस्सा पूछ रहा है कि उस समय की जो लाइफ थी लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, उनकी लाइफ को प्रेजेंट डे के इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर से हमारी जो कंपैरिजन कीजिए। तो इट्स अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आराम से किया जा सकता है मेरे हिसाब से, नॉट अ टफ वन। To what extent Germany can held responsible for the causing 2 world wars? Discuss it critically. तो क्या जर्मनी अकेला जिम्मेदार था या जिम्मेदार नहीं था? इस पर सारी बातें थोप दी गई। सारी चीज़ें जब हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पढ़ लेंगे उसके बाद ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो 25 नंबर का आया। फिर 2016 में देखिए, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन लीड टू द न्यू एलिट इन द वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। अफ्रीका से क्वेश्चन है, करेक्ट है। अफ्रीका पार्ट हिट से 12.5 मार्क्स। अब लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का जो लेवल है कुछ इस तरीके से गिर रहा है। जैसे साल आगे बढ़ रहा है वैसे क्वेश्चंस का जो नंबर है वो धीरे धीरे करके गिर रहा है। मूविंग अहेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री 2017, 10 मार्क्स का। व्हाट आर द प्रॉफिट जर्मेन दैट डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस इन मलय पेनिनसुला। मलय पेनिनसुला कौन सा है? मालदीव्स वाला या मलेशिया वाला? मलेशिया वाला, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया, ये भी बहुत आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन था। Now we have witnessed no question in 2018. 2019 again we have only one question. Explain the foundation of modern world were laid by American and French Revolution. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जानता होगा, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में जानता होगा, उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानता होगा और उन अचीवमेंट्स को प्रेजेंट डे की डेवलपमेंट से जोड़ सकता होगा, वही इस बच्चे को आंसर कर सकता है। अदरवाइज में बच्चों ने आंसर कैसे किया होगा, कुछ ने अमेरिकन रेवोल्यूशन लिखा होगा, कुछ ने फ्रेंच लिखा होगा, पर जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है या जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर कम है वो कभी नहीं कर सकता इसके अंदर। समझ रहे हो? दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन 2020 में कुछ नहीं है और 2021 में देयर आर ऑल्सो सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, ठीक है। 2 डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है डेवलप हुआ बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर, इवेल्युएट कीजिए। अगेन क्वेश्चन सीधा नहीं है, दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन विच आर टोटली बेस्ड ऑन योर बुकिश नॉलेज। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस आर कमिंग इन कनेक्टेड वे। अब तक आपकी ऑब्जर्वेशन पावर नहीं होगी, 3-4 चीज़ों को आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज हम समझते हैं कि बुकिश नॉलेज पे बच्चे डिपेंडेंट रहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई एम प्रूविंग इट ऑन बोर्ड। इफ यू हैव अ काउंटर आर्गुमेंट यू कैन डिस्कस इट विद मी राइट नाउ। इफ यू डोंट हैव देन यू हैव टू फॉलो मी। क्लियर है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? द क्वेश्चंस आर कमिंग इन कनेक्टेड मैनर। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस में कनेक्टिविटी है। वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में जाएगा, मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएगा एंड यू हैव टू कनेक्ट द थिंग्स। अगर आप फ्रेंच रिवोल्यूशन, हमने जब 9th क्लास में फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ी थी, 10th में हम लोग 11th-12th में वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हमें रशियन रिवोल्यूशन में से आंसर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी बार बार रिपीटेटिव होते हैं। बट अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझो तो इसका एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड एक तरीके से हम काम इसमें कर सकते हैं। तो ये समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई यूपीएससी इज आस्किंग सच काइंड ऑफ कनेक्टेड क्वेश्चंस। They are not supposed to have those candidates who are totally dependent on the bookish thing. Rectification they don't want, and that is why you can see a serious challenge. That is questions are coming from one end and entering into double end. So this is the threat. So we need to consider it very well. Now moving ahead, आगे बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर की। तो ये क्वेश्चंस का एक मार्क्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है 2013 से लेकर 2014 तक, 21 तक जो है हम देख रहे हैं लगातार क्वेश्चंस में यहाँ पर डिक्लाइन है। उसके बाद एक साल में 0 है और 15, फिर 0 और 15। सो
इसके लिए बुक्स कौन सी रिकमेंड होती हैं? मैंने कई बार देखा है कि लोग यूट्यूब पे जाके बोल रहे हैं कि जैन माथुर पढ़ लो, अर्जुन देव सिंह पढ़ लो, ठीक है, 11th-12th की NCERT पढ़ लो, 8th से लेकर 12th तक की NCERT पढ़ लो, कई सारी किताबें बोली जाती हैं इसके लिए। इज इट अ वैलिड पॉइंट? जैन माथुर इतनी बड़ी किताब है जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस टाइम पे शायद हिस्ट्री ऑप्शनल वाले भी नहीं पढ़ रहे होंगे, बिकॉज में खाली अमेरिकन रिवॉल्यूशन मुझे लगता है कि 40 पेज में बताई गई है। ज़रूरत है उतनी? है? आपको ज़रूरत है 1 BHK की, आप खरीद रहे हो फार्म हाउस, नुकसान किसका होगा? 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा फार्म हाउस, उसके बाद जब लॉकडाउन लगेगा तो सफाई भी तो तुम्हें को करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ इमेजिन करो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चंस का जो रेलिवेंस है वो लगातार कम हो रहा है। और मैं आपसे यहाँ पे ऑन कैमरा बात बोल रहा हूँ, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन छोड़ भी दोगे तब भी आपके मेन ग्रेड में 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप मेरी बनाई हुई रणनीति से चलोगे। बट वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़नी नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री बस उतनी ही जाननी, इसके थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। जब वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है तो सिमिलरली मॉडर्न इंडिया में तो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए कनेक्टिविटी के लिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बड़ी डार्क एजेस क्या आती हैं, हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या थी, हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर्स क्या थी। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ 3rd वर्ल्ड वॉर है। हम देख रहे हैं कि कई सारे कंट्री आपस में टकरा रहे हैं इस टाइम पे। चाइना ताइवान पंगे ले रहा है, रशिया और यूक्रेन में दिक्कत हो रखी है, इसराइल और गाजा पट्टी में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो आप समझिए कि अब ऐसी तो होता है वर्ल्ड वॉर, पहले 2 कंट्री लड़ेंगे, फिर 2 से सपोर्ट करेंगे, 2 सपोर्ट करेंगे, वापस से भिड़ेंगे एंड द चेन विल गो ऑन। और दिस विल क्रिएट व्हाट? अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का मतलब नहीं कि हर कंट्री अपने पड़ोसी कंट्री से लड़ रहा है, ऐसा नहीं होता था। वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि 2 खेमे बन जाएंगे, बल्कि 3 खेमे बन जाएंगे। एक जो बोलेंगे हम किसको सपोर्ट नहीं करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो इंडिया का ही कंसेप्ट था, नेहरू जी का ही कंसेप्ट था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी पढ़नी है। द सेकंड थिंग, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है। हमारे जो नोट्स दिए गए दैट वुड सफाइस। अगर इसके बाहर आपको जाना है तो NCERT क्लास 11th में जहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शंस को दिया गया वहाँ पे एक बार आप नजर मार सकते हैं। बट डोंट गो फॉर एनी स्पेसिफिक बुक इन पर्टिकुलरली वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वो है क्वेश्चन ग्राफ, जो हम क्या कहेंगे, डेटा जो है वो सपोर्ट नहीं करता कि हम इसमें जैन माथुर जैसी किताब बहुत अच्छी है, किताब में कोई कमी नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बुद्ध बन जाएं, ठीक है, आपके पीछे एक हैलो इफेक्ट आ जाए, जैसे भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे आपके पीछे लाइट जलनी शुरू हो जाए, अगर आप वो सिचुएशन चाहते हो तो डेफिनेटली वो पढ़िए। बट वही सिचुएशन मुझे लगता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप ही को पता होगी, इंडिया में मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली जो हो रहे हैं, जो इवेंट्स चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, जो इंटरनेशनल इवेंट चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी हम इंटरनेशनल रिलेशन पे शुरू करने वाले हैं। उसके अंदर हम इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, यूनेस्को की बात, हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, लीग ऑफ नेशंस की बात करेंगे, नाटो की बात करेंगे। ये सारे कंटेम्प्रेरी हैं, बट एट द सेम टाइम इनका जो कहीं ना कहीं जेनेसिस है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो फोरग्राउंड पैदा करें कुछ कर भी नहीं लोगे। ठीक है, तो पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, बुद्ध बनने के लिए नहीं बनना। बुद्ध बनते बनते हम लोग बुद्धू बन जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मामला क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए ठीक है।